हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे। अब देखिए, अब अगली बात आएगी कि क्लेम कौन कर सकता है। क्लेम कौन करेगा, माने क्लेमेंट कौन होगा, याची कौन होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए, याची वह व्यक्ति होगा जिसके साथ क्षति कारित हुई है, माने जो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से या किसी भी तरह से चोट कारित हुई है, वह व्यक्ति क्लेम कर सकता है। अगली बात, अगर कोई मृतक हो गया है, मृतक में कौन कौन कर सकते हैं। मृतक के माता पिता कर सकते हैं, उसकी पत्नी कर सकती है, या फिर उसकी संतान। अब संतान में बेटी बेटा दोनों आ जाएंगे। तो मृतक अगर कोई व्यक्ति हो गया तो उसके माता पिता, पत्नी या उसके संतान वाले कर सकते हैं। या फिर कहें कि कोई कानूनी प्रतिनिधि उसका है, कानूनी प्रतिनिधि माने कानूनी अगर वारिस है, इन लोगों में से कोई नहीं है लेकिन अगर कोई कानूनी वारिस है तो भी वह क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। अब देखिए, मुआवजा क्लेम कैसे करें, इसके लिए समझ लीजिए। सबसे पहले अगर जान लीजिए कहीं पर इस तरह कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी। इस तरह की घटना होने के बाद क्या करना चाहिए, हमें तुरंत उस घटना की सूचना नजदीक के पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। अब एफआईआर होने के बाद अगर व्यक्ति मृतक हो गया है, क्या हो गया है, मृतक, अगर व्यक्ति मृतक है तब उस स्थिति में उसका पोस्टमार्टम करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। पोस्टमार्टम होगा तो सीधी सी बात पंचायतनामा बनेगा। पंचायतनामा यानी पोस्टमार्टम पंचायतनामा होगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने एफआईआर दर्ज करवाई और पीएम करवाया, और साथ ही साथ अगर उसका कोई दवा इलाज में दवा करते समय किसी भी प्रकार कोई दवा हुई है, पर्ची है, मेडिकल रिपोर्ट है, सब कुछ क्या करेंगे, हम सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे, किसी भी चीज को हटाएंगे नहीं। और साथ ही साथ जहां पर हम लोग इलाज करवा रहे हैं वहां की हस्ताक्षर मोहर उस पर बाकायदे होनी चाहिए। ये नहीं कि डुप्लीकेट पर्ची वगैरह बन जाए। अगर सही है तो उसको आप सर्टिफाइड करवा कर ही अपने पास सुरक्षित उन कागजातों को रख लें। अब उसके बाद जो अगली प्रक्रिया आती है, जब हम लोग सब सारे काम कर लेते हैं तो तुरंत वेट नहीं करना है, आपको एमएसीटी कोर्ट, एमएसीटी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर के आपको क्या करना है, वहां दुर्घटना दावा अधिकरण में केस याचिका दाखिल कर देना। क्या करना है, याचिका। अब याचिका दाखिल हो जाएगी। अब देखिए, अब याचिका कहाँ आप दाखिल कर सकते हैं, आपका क्षेत्राधिकार क्या होगा। जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसी जिले के किसी छोटे शहर का रहने वाला है, लेकिन वह व्यक्ति प्रदेश में रहता है, मुंबई। अब उसकी सारी प्रक्रिया, अगर वो उसका एक्सीडेंट मुंबई में हो गया है तो हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो अगर मुंबई जाकर एफआईआर हुआ, सब कुछ मुंबई में हुआ, पीएम वगैरह सब मुंबई में हुआ है, लेकिन ये तो संभव नहीं है कि हम यहां से जाएंगे रोज केस लड़ने के लिए। तो इसीलिए आप जहां के निवासी हैं, नंबर 1 जहां के निवासी हैं, आप वहां की कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है दूसरा नंबर, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है आप उस प्लेस पर जाकर के क्या करेंगे, केस याचिका दाखिल कर सकते हैं। तीसरी बात, नंबर 3, जहां की बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी जहां की है, आप वहां पर भी जाकर के केस कर सकते हैं। तो यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, मुंबई में अगर वह निवास करता है और उसका जो इंश्योरेंस कंपनी किसी अन्य राज्य में है, तो उसके पास याची के पास यह अधिकार होगा कि वह कहीं पर जहां पर उसको सूटेबल लगे वहीं से केस दाखिल कर सकता है, याचिका कर सकता है। इसकी सुविधा के अनुसार यह चीज बनाई गई कि आपको पूरा अधिकार है कि आप कहां कहां से केस दाखिल कर सकते हैं। अब देखिए, जो क्लेम है, अब क्लेम कैसे मिलेगा आपको, इसका भी समझ लीजिए कि क्लेम कौन देगा। तो सीधी बात है, जो हम पार्टी बनाते हैं, किसी भी याचिका को लिखने से पहले उसकी पार्टी बनाना पड़ता है कि जो व्यक्ति मृतक है
बनाम। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, बीमा जिसकी गाड़ी है वाहन स्वामी जो है हम उसको पार्टी बना सकते हैं विपक्षी। उधर दिख नहीं रहा, इधर से देखिए। नंबर 1, जो वाहन स्वामी होगा वाहन स्वामी को पार्टी बनाएंगे। दूसरे नंबर पे जो वाहन चालक होगा उसको पार्टी बनाएंगे। तीसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनी यानी जिस इंश्योरेंस से बीमित होगी, जिस कंपनी से बीमित होगी उसको हम क्या करेंगे, पार्टी बनाएंगे। सीधी सी बात है, ध्यान से देखिएगा। जिसमें इंश्योरेंस होगा उसमें इन दोनों को क्या करेंगे, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस है गाड़ी तो क्या होगा, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब इसकी लायबिलिटी बन सकती है चालक की। वाहन स्वामी के सारे कागजात सही हैं तो यह बाइज्जत बरी हो जाएगा। चालक के पास लाइसेंस सही हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पूरा क्लेम इससे ही वसूला जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्थिति मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी वह बीमा नहीं है उस गाड़ी का, तब उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, तब बेचारे क्या करेंगे, वाहन स्वामी को बीमा जो भी उसका मुआवजा आएगा कोर्ट से उसको देना ही पड़ेगा। तो एक सजेशन मेरा रहता है कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तब सीधी सीधी बात, आप जो जिसके एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उससे आप जाकर सुलह कर लें। एफआईआर से पहले या एफआईआर से बाद सुलह करने के बाद क्या होगा, तब आप शायद बड़े अमाउंट से बच सकते हैं, नहीं तो आपको बड़ा मुआवजा देना पड़ सकता है। तो ये तो बात हो गई कि मुआवजा किससे मिलेगा। अगर गाड़ी बीमित नहीं है तो भाई हिट एंड रन मामले से संबंधित वो मामला आ जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि मुआवजा कितना मिलेगा। भाई याचिका हम दाखिल करेंगे, जो क्लेमेंट होंगे तो उनको कुछ मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जो अब मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, कहाँ पर गया, जो आपने मेडिकल वगैरह से जो दवा दिया है, जो पर्ची रखा, जो हिसाब किया है कि हमें क्षति में इतना रुपया खर्च हो गया, इतना लाख खर्च हो गया है, तो उस क्षति जो हुई है उसका आपके पास रसीद है, तो उसके हिसाब से ध्यान में रख करके आपको मुआवजा दिया जाता है। दूसरी बात एक और होती है कि आप कितना कमाते थे, आपकी आय क्या है। यानी कि अगर आप एक बेरोजगार युवक हैं तो आपको दूसरे हिसाब से पैसे मिलेगा, और अगर आप एक अच्छे पद पे किसी सर्विस में हैं तो आपको उस हिसाब से मुआवजा, मतलब कि आपकी आय को देखकर ही यहाँ पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है। दूसरी बात होती है निर्धारित करते वक्त उम्र। यहाँ पर उम्र भी मायने रखती है कि अगर 16 साल, 8 साल, 10 साल के हैं तब आपकी कितना मुआवजा मिलेगा, या आप 25 साल, 50 साल, 60 साल हैं, मतलब जितनी उम्र होगी उसी हिसाब से मुआवजा बंटवारा किया जाता है। तीसरी बात, जो इलाज में खर्च हुआ है उसके हिसाब से ही पैसा मिलता है, और उस इलाज की आपके पास बाकायदे पर्ची, जो भी मेडिकल से है, दवा, सब कुछ रखना होता है। और एक चीज और यहाँ पर निर्धारित किया जाता है कि मान लीजिए आज आपकी जो आय है वह कितनी है, या फिर भविष्य में आपकी कितनी आय हो सकती है, यह भी ध्यान दिया जाता है। माने भविष्य को देखते हुए उसका निर्धारण किया जाता है। आपके ना रहने से आपके परिवार पर आर्थिक बोझ कितना पड़ा है, इस बात को देख करके निर्धारित किया जाता है। आपके परिवार को या फिर आपको मानसिक शारीरिक कष्ट कितना हुआ है, सब कुछ देखने के बाद, इतनी सारी बातों, 7-8 बातों को देखने के बाद, क्या क्या देखने के बाद, सबसे पहले कि जो पीड़ित की आय है, उम्र है, उसके हिसाब से मिलता है। इलाज में खर्च हुआ है, भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है आपकी संपत्ति पर, परिवार की आर्थिक आय, मानसिक कष्ट और शारीरिक दर्द, इन सब को मिला करके हिसाब करके ही मुआवजा तय किया जाता है। तब उसके बाद एक क्लेमेंट मुआवजा पाता है। लेकिन 80% या 80% मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वाहन दुर्घटना में किसी भी तरह से मृत्यु कारित हो जाती है या चोट लग जाती है तो उसको मुआवजा मिलके ही रहता है।
तो फ्रेंड्स आज की जो पूरी टॉपिक थी हमने आपको बताया मुआवजे से संबंधित, एक्सीडेंट संबंधित। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।